हाल है और हम बात कर रहे हैं नए एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया ने जिस तरह से पाकिस्तान को इंतबा दिया है और ये साफ तौर पर कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो एक और बालाकोट हम करेंगे और हमें किसी भी तरह से कम ना आका जाए। तो पाकिस्तान को उसी की जबान में जवाब देने की कोशिश की है और ओहदा संभालते ही सबसे पहले पाकिस्तान को एक तरह से एड्रेस किया और कहा कि अगर आपने कोई हिमाकत की तो हम फिर से एक और बालाकोट करेंगे और आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। बात करने के लिए दो खास मेहमान लगातार मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ऋषि मिश्रा साहब, जवाब हम इस तरह से भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किसी के ऊपर एक तरह से जंग करके या अपने हथियारों का इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करके ही जवाब दिया जाए। हम इतने बड़े बन जाएं, लकीर इतनी लंबी कर दें कि वो कितनी भी लकीर खींचने की कोशिश करें वहां तक पहुंच ही ना पाए। ये भी तो एक तरह का जवाब ही है। बिल्कुल, आप आज देखिए अमेरिका से यदि अमेरिका कोई विरोधी देश भी होगा तो अमेरिका से लड़ने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग है। आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे तो आपके डिफेंस भी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आप डिफेंस को ज्यादा से ज्यादा धन मुहैया करा पाएंगे, अपने सेना को मॉडर्नाइजेशन कर पाएंगे। तो इकोनॉमिकली मजबूत होना एक बड़ा पहलू होगा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पे काम भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा भी कि हम जो है अगले 4 साल में प्रयास करेंगे कि 5 ट्रिलियन जो है हमारी इकोनॉमी हो जाए। तो आप देखिए, आप अपने हमारे जो काउंटर पार्ट चाइना देखिए कितने इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, या अमेरिका देखिए, रशिया देखिए, जापान देखिए, इजराइल को देखिए। तो हमें उस लेवल पे जाना है, हमें पाकिस्तान से कंपेरिजन नहीं करना है। हाँ, पाकिस्तान जब हिमाकत करेगी तो उसको माकूल जवाब देने के लिए भारत की सेना पर्याप्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की जो आर्थिक हालात अभी का जो है, वो पाकिस्तान युद्ध के लिए कभी भी प्रयास नहीं करेगा। आपको मैं बुशरा जी कई बार कह चुका हूं कि FATF का यदि डिसीजन पाकिस्तान के विरुद्ध में जाता है तो पाकिस्तान को खाने के लाले पर जाएंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में जो मीटिंग है और 27 क्वेश्चन इनसे पूछा गया है, सिर्फ उस पर 3 क्वेश्चन को पाकिस्तान ने एड्रेस किया है, बाकी क्वेश्चन पे पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है। आप देखिए पाकिस्तान के आइसोलेशन का स्वरूप देखिए कि ICG में इनके लॉयर कहते हैं कश्मीर मामले में हमारे पास सबूत नहीं है, चाहे UNHRC में इनके रिक्वेस्ट को नहीं माना जाता है। तो हर जगह पाकिस्तान एक तरह से आइसोलेट हो चुका है। और पाकिस्तान के यदि इंटरनल राजनीति को भी देखेंगे तो डेमोक्रेटिक सिस्टम वहां है ही नहीं। इमरान खान खुद डिसीजन नहीं ले पाते हैं, वो सेना के एक तरह से कठपुतली है। और तीसरा स्वरूप वहां पे ये है बुशरा जी कि वहां पे जो कट्टरपंथी तत्व हैं उनका भी सरकार पे दबाव है। तो कहीं ना कहीं इमरान खान खुद घिरे हुए हैं, तो वो भारत से क्या लड़ेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि इमरान खान जी प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि वहां भी मानव रहते हैं, प्लीज वहां हमारे पाकिस्तान भाइयों के लिए रोटी की व्यवस्था कम से कम कर ले, ताकि पाकिस्तान की जो है पेट भरा जाए। जी, जाहिर सी बात है, जिस मुल्क में ये हालत अगर पहुंच चुकी हो और वो दूसरे मुल्क में रहने वाले बाशिंदों की फिक्र करे तो उससे सबसे पहले अपने यहाँ जो लोग हैं उनकी बात करनी चाहिए। और एक तरह से आप ये देखें एजाज साहब, क्या ये डुअल स्टैंडर्ड्स नहीं है, दोहरा चेहरा और रवैया नहीं है कि जब आप चाइना में उग्र मुसलमानों की जब बात होती है तो आप कहते हैं मुझे नहीं पता कि वहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। उनको इस बारे में एक तरह से साइडलाइन कर देते हैं इस बात को और इस पर बात ही नहीं करते हैं। दूसरी तरफ आप ये देखें कि कश्मीर के मुसलमानों की बात करते हैं, उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि आप कश्मीर के मुसलमानों की बात करते हैं, चाइना के मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। तो आपका ये दोहरा चेहरा नहीं है? देखिए, दोहरा चेहरा तो सारी इस्लामिक जगत में है। अपने अपने जो उनके मसाइल हैं उसकी वजह से वो फिलिस्तीन को भूले बैठे हैं। ज़्यादातर अरब ममालिक जो हैं इजराइल से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था। दूसरी चीज़ ये है कि आर्थिक मॉडल की बात पे मैं यकीन नहीं करता हूँ। मैं यूसुफ पठान हूँ। मैंने देखा कि वो अफगान जिनके पैरों में टूटी हुई जूतियां थी उन्होंने रशिया के 15 टुकड़े कर दिए थे। अमेरिका भी परेशान है। तो आर्थिक विकास का तर्क देना कि हम आर्थिक से बहुत बड़े बन जाएंगे, लकीर बड़ी हो जाएगी तो दूसरी छोटी हो जाएगी, तो हमें अफगानिस्तान का मॉडल हमेशा याद रखना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि हमें अपने दुश्मन को शांति से नहीं बैठने देना चाहिए, क्योंकि वो हमें हमेशा परेशान करते रहते हैं, हमेशा नोचते रहते हैं। वो इतना झूठ बोलते हैं कि ये सब जानते हैं चीनी मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। चीनी मुसलमान सिर्फ पाकिस्तान ही, दुनिया के दूसरे मुसलमानों को भी कोई मतलब नहीं है। वहां मुसलमानों को रमजान के महीने में
जबरदस्ती खाना खिलाया जाता है, मुसलमानों को जबरदस्ती सुअर का गोश्त खिलाया जाता है, वहां पे सारी मस्जिदों को बिस्मार कर दिया जाता है, लेकिन कोई मुस्लिम कंट्री को कोई लेना देना नहीं। कभी कभी टर्की बोल जाता है क्योंकि वो टर्की मूल के माने जाते हैं। तो ये सारी मुस्लिम दुनिया जो उम्मा की एकता की बात थी वो सब खत्म हो गई है। और पाकिस्तान के मामले हमने देख लिए ना, अरब ईरानी कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं आते हैं। और आपको लगता है कि सिर्फ इसलिए वो कश्मीर का राग बार बार अलापते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि कश्मीर के नाम पर जो अलग अलग एनजीओज वहां पर बने हुए हैं और इंटरनेशनली जो पैसा लेते हैं, तो वो जाहिर सी बात है वो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। तो कश्मीर की तो बात उन्हें करनी पड़ेगी क्योंकि वो उनकी अंदरूनी सियासत का हिस्सा भी है और इससे वो सिंपैथी गेन कर रहे हैं। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इसी मुद्दे पे आना चाहता था। वो सिर्फ कश्मीर की बात नहीं करते, वो रोहिंग्या की बात करते हैं। असल में पाकिस्तान का ये मानना है कि वो जो बर्रे सगीर है, भारतीय उपमहाद्वीप है, उसके सारे 60 करोड़ मुसलमानों का नेता है। वो अब आसाम की भी बात करते हैं, वो क्या कहते हैं 18 करोड़ मुसलमानों की भी बात कर रहे थे हिंदुस्तान की। तो ये सिर्फ कश्मीर तक प्रॉब्लम नहीं है, ये कल को आगे बढ़ने वाली है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी ये मौका है कि हम खुल के बात करें। अगर लड़ाई अगर होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो हम इस आमने सामने बैठ के इन समस्याओं को सुलझा ले। लेकिन अब हम डिले ना करें, हम इनको टाले नहीं, नजरअंदाज नहीं करें। कुछ भी हो, हमें सारी समस्याओं का समाधान अभी निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि ये समाधान निकालने की जरूरत है। लेकिन क्या ऋषि मिश्रा साहब, क्योंकि एजाज साहब लगातार सिर्फ और सिर्फ जंग की बात कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि लंबी लकीर खींच देने से या फिर इकोनॉमी की बात करने से या उनसे ज्यादा पावरफुल इकोनॉमिकली हम हो जाएं, इससे कोई मसला हल नहीं होने वाला है। और अब वो बात ये कहते हैं कि भाई एक बार आप इस तरह से अटैक कर दीजिए कि उनके वजूद को ही खत्म कर दीजिए। तो क्या वाकई में हम एक ऐसा मुल्क है जो इस तरह की कोई भी हिमाकत हम करना चाहेंगे? हम दो बात करना चाहेंगे। एक तो कश्मीर को लेके जो इमरान खान जिस प्रकार से एग्रेसिव हैं, वो मुसलमान होने का दम भरते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि पर कैपिटा इनकम यदि घाटी के मुसलमानों को आप देखेंगे और कंपेरिजन करेंगे पाकिस्तान के मुसलमानों से यदि आप तुलना करेंगे तो पर कैपिटा इनकम कश्मीर के मुसलमानों का बेहतर है। यदि कश्मीर के मुसलमान छोड़ दिए, यदि पूरा कश्मीरी को आप ले लीजिए तो पर कैपिटा इनकम देखिए पाकिस्तान से काफी बेहतर है। तो किस मुसलमान की बात करते हैं? वो पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान को पहले खुशहाल करें तो फिर वो कश्मीर के मुसलमानों की बात करें कि ये मुसलमानों को वहां दबाया जा रहा है। अरे भाई, मुसलमान भारत के अभिन्न हिस्सा हैं, गंगा जमुना तहजीब के वो पार्ट हैं। आप ये अब्दुल हमीद का देश है, ये अब्दुल कलाम का देश है, ये बिस्मिल्लाह खां का देश है। इमरान खान ये क्यों भूल जाते हैं कि अब्दुल हमीद पाकिस्तान के टैंकर को किस प्रकार से नस्ता नाबूद कर दिया था? तो ये मुसलमान का दम भर के एक डिवाइड का, हिंदू और मुसलमान में डिवाइड का एक करना, पॉलिसी करना, अंग्रेज वाली पॉलिसी इमरान खान छोड़ दे। ये एक बात। दूसरा बात, जो हमारे मित्र बैठे हैं वो युद्ध की बात कर रहे हैं, ये उनकी विचारधारा है, उनकी विचारधारा को हम सम्मान करते हैं और सम्मान करना भी चाहिए। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये भारत वह देश है कि महात्मा गांधी जी जब देश बंटवारा हुआ था और कुछ से राशि जो है धनराशि पाकिस्तान को देना था और हालात ऐसे बन गए कि ऐसा माहौल बन गया कि वो राशि भारत नहीं देना चाह रही थी, तो गांधी जी उपवास पे बैठ गए कि हमने जो वादा पाकिस्तान से किया है वो पूरा करेंगे। जब जब पाकिस्तान के भारत से मदद मांगी है, भारत ने मदद किया है। आपको याद होगा पाकिस्तान में भूकंप आया था, भारत ने किस प्रकार से पाकिस्तान को वहां पे मदद की थी। तो भारत हमेशा से पड़ोसी से अच्छे रिलेशन बनाने का प्रयास किया है। यदि पड़ोसी अच्छे रिलेशन नहीं चाहते हैं, यदि भारत के तरफ गलत नजर से देखते हैं तो भारत उसकी जवाब देगी। लेकिन भारत युद्ध की थ्योरी में विश्वास नहीं करता क्योंकि गांधी और बुद्ध का धरती। और मैंने एग्जाम्पल में बताया कि पाकिस्तान के राशि के लिए एक भारतीय का उपवास होना ये कहीं न कहीं बताता है कि आइडियोलॉजिकली रूप में, डेमोक्रेटिक रूप में भारत जो है, भारत का सानी वर्ल्ड में कोई देश नहीं है। बिल्कुल। और एजाज साहब, आप ये भी देखें कि लगातार हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान से हमेशा ये कहा जाता है कि भाई हम ही से ही जन्मा हुआ वो एक मुल्क है और हम उसके वजूद को कबूल करते हैं। और लगातार हमने बातचीत की पेशकश भी की है, चाहे हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें, खुद वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंच गए थे नवाज शरीफ से मिलने के लिए और लगातार बातचीत का सिलसिला रहा। अभी भी जब भी मौका होता है जिन जिन प्लेटफॉर्म्स पर वहां बातचीत की जाती है और अभी भी ये कहा गया है कि भाई आप एक तरह से ये एक वो करके तो दिखाएं, अहद करके दिखाएं कि हम टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं, तो हम फिर से आपसे बातचीत के लिए तैयार हैं। हम तो लगातार ये कह रहे हैं। बिल्कुल।
देखिए 1971 की ये युद्ध के बाद जब पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए थे तो ऐसा लगा था कि शायद पाकिस्तान को अकल आ जाएगी, पाकिस्तान सुधर जाएगा, लेकिन हमें रत्ती बराबर उसमें कोई फर्क नजर नहीं आता। जैसे पहले उनकी विनाशकारी सोच थी, आज भी वही विनाशकारी सोच है। और हमने तो हमेशा प्रयास किए हैं, शांति के प्रयास किए हैं, पड़ोसियों से भाईचारे के लिए किए हैं, लेकिन उसका जवाब हमें क्या मिल रहा है? क्या गांधी जी से अपना पिता कहने वाली इंदिरा गांधी ने क्या बांग्लादेश में सेना नहीं भेजी थी? तो हम क्यों ना रास्ता देखें कि अब वो हमारे पर आएंगे, हमें परेशान करेंगे, हमें नोचेंगे तो फिर हम जवाब देंगे। अब समय आ गया है कि हमें 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए। हमें सबसे पहले तो अफगानिस्तान में सेना भेज के उनको 2 तरफ से घेरना चाहिए, और उसके बाद भी अगर उनके ऊपर सबक नहीं आती, उनको अकल नहीं आती, तो हमें सीधे घुस जाना चाहिए, हमें सीधे राजस्थान से सिंध में घुस जाना चाहिए। लेकिन आप भी देखिए एजाज साहब, अमेरिका से लेकर आप तमाम कंट्रीज को देखिए, जिन जिन 2 कंट्रीज के बीच में चीजें हालात जो है वो ठीक नहीं हो रहे हैं, वो एक तरह की धमकियां देते हुए ज्यादा नजर आते हैं। और लगातार हम ये देख रहे हैं अमेरिका, और आप ईरान की बात देख लीजिए, वो एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है। और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जहां पर सिर्फ एक तरह की धमकियां दी जाती हैं, डराया जाता है, बार बार ये कहा जाता है, बारहा ये कहा जाता है कि भाई आप ऐसा करने की हिमाकत ना करें, हम ऐसा कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि दुनिया के पूरे आप उसमें देखें, तमाम मुल्क किसी भी तरह से फिलहाल जंग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जंग सिर्फ तबाही लेकर आती है। देखिए पाकिस्तान ईरान की ही से बात नहीं है, आप नॉर्थ कोरिया को देखें, वो एक ब्लैकमेल करता रहता है। हाँ। लेकिन नॉर्थ कोरिया, ईरान और अमेरिका का मसला यह है कि दोनों सीमाएं आपस में नहीं मिलती, इसलिए वो सिर्फ एक दूसरे को गिरड़ भभकियां देते रहते हैं और मामला टलता चला जाता है। यहाँ हमारी सीमाएं मिली हुई हैं, हमें सीमा पे सेना भेजना पड़ती है, उसका कितना खर्चा बढ़ जाता है, कितना डिस्टरबेंस हो जाता है। हम हर 2-3 साल के बाद सेना भेजेंगे, फिर वापस लाएंगे बैरक में, फिर भेजेंगे। अब ये कब तक हम ये तकलीफ उठाएंगे? एक ना एक दिन तो हमें ये सॉल्यूशन ढूंढना होगा, और अगर हमें लड़ाई ही लड़नी है तो इससे अच्छा मौका नहीं होगा। या तो फिर हम ये फैसला कर लें कि हमें अब आगे कभी लड़ाई नहीं लड़नी है। नहीं, पाकिस्तान को हम लोग कई साइड से आइसोलेट कर सकते हैं, और आप हमारे जो फॉरेन अफेयर्स जो हैं, मिनिस्ट्री है, वो कर भी रही है, इस पे काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, और उसका परिणाम देख रहे हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल यदि कश्मीर मामले में हमने एक झटके में 370-35A और कश्मीर को 2 भागों में हमने जो है यूनिट टेरिटरी में बांट दिया। और आज देखिए इस मसले पे किसी देश का पाकिस्तान को समर्थन करीब करीब नहीं मिलता दिख रहा है। इसका परिणाम है कि हमने जो काम किया है, खासकर फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री का काम देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का काम देख लीजिए, या इससे पहले मनमोहन सिंह जी का काम देख लीजिए, तो हमने ऐसा काम किया कि पाकिस्तान बिल्कुल आइसोलेट हो गया। युद्ध ही एक सोल्यूशन नहीं है, और भारत हमेशा से अपने पड़ोसी देशों को मदद करने के लिए जाना जाता है। आपको याद होगा श्रीलंका में जब लिट्टे का प्रॉब्लम हुआ तो राजीव गांधी ने शांति दूत भेजा था। परिणाम हालांकि कुछ और आया कि हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं रह पाए, उनकी हत्या हो गई। लेकिन हम हमेशा से, चाहे भूटान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, जब भारत से मदद मांगी गई है, भारत ने मदद की है। लेकिन जब पाकिस्तान का इस प्रकार का जब परिस्थिति हो जाएगा तो देखा जाएगा। भारत सक्षम है, लेकिन इससे पहले क्या पाकिस्तान के पास क्या आपको अभी लग रहा है कि भारत की इकोनॉमी इस प्रकार की है कि एक बड़ा युद्ध झेल सके? और आप नहीं जानते हैं कि उनके पास परमाणु बम भी है। हम चाहेंगे कि युद्ध को एक लेवल तक टाला जाए। यदि सर से पानी ऊपर जाएगी तो भारत माकूल जवाब देने में ऑप्शन ही नहीं है तो है ही। लेकिन आप ये मत भूलिए कि पाकिस्तान के पास भी परमाणु बम है। जी, परमाणु बम की तो नौबत ही नहीं आएगी, ये तो सिर्फ गिदड़ भभकी है। आप कन्वेंशनल वार के लिए आगे तो बढ़े, आप राजस्थान गुजरात से सेना को आगे बढ़ाएं, आप रास्ता ना दें किसी आप कश्मीर में सीमित युद्ध की बात करें, क्योंकि पाकिस्तान शांति से नहीं बैठने वाला है। लेकिन एजाज साहब, क्या बेहतर नहीं है कि जिस तरह से लगातार डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए पाकिस्तान को अलग थलग किया जा रहा है, अब जब FATF की जो अभी अक्टूबर में जो मीटिंग होने जा रही है, जहां पर फिर से गौर-व-खौज किया जाएगा पाकिस्तान को लेकर, उसे ब्लैकलिस्ट में अगर डाल दिया जाता है तो आधी जीत तो हमारी ऐसे ही हो जाएगी। हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें पैसे खर्च करने, फौज को वहां पर करने, अपने जवानों की शहादत, इन तमाम चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं है कि भाई जंग होगी तो सिर्फ एक तरफ के जवान मारे जाएंगे, सिर्फ एक तरफ की आवाम का नुकसान होगा, सिर्फ एक तरफ की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा तो होता नहीं है कहीं पर भी। देखिए, आपके अलग थलग होने का पैमाना क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं पहले भी यही कह रहा था, क्या कोई इस्लामिक देश पहले पाकिस्तान के पक्ष में लड़ने आया था? पाकिस्तान
पाकिस्तान ही अरबों के पक्ष में नहीं, लड़ने गलत जाता बात, है। गलत आप कह रहे हैं। इकोनॉमिकली हेल्प क्या मुस्लिम कंट्रीज नहीं करती थी? तो वो तो क्या अब भी अमेरिका करते हैं, नहीं करती थी? वो तो अब भी क्या हेल्प करते चाइना हैं, नहीं करती वो थी तो अब भी इकोनॉमिकली? सहायता कर रहे हैं। क्या कतर ने पैसा नहीं दिया, सऊदिया ने नहीं दिया, यूएई ने नहीं दिया? उस प्रकार से खुल के नहीं सऊदी अरब भी नहीं आ रही, उस प्रकार से खुल के क्या आ रही है? 370-35 ए पे आपको क्या मुस्लिम कंट्री का विरोध का सामना करना पड़ा है कि भारत जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है? आपको ऐसा लगा है? बांग्लादेश के निर्माण के वक्त क्या कोई इस्लामिक देश आया था पाकिस्तान के पक्ष में लड़ने के लिए? अमेरिका नहीं आई थी, अमेरिका नहीं आई थी, इसमें अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट करने नहीं आई थी, साथ में देना पाकिस्तान को, पाकिस्तान की मदद के लिए। और अब तो पहले से अब यह है इमरान खान के आने के बाद एक देखिए, आप सिर्फ शासकों की बात कर रहे हैं, जनता में ज्यादा समर्थन पैदा हो रहा है। भारत किसी दबाव में आने वाले नहीं है सर, चाहे अमेरिका हो या कोई हो, भारत का हित सर्वोपरि है। और आपको मालूम होगा बांग्लादेश वाली लड़ाई में अमेरिका ने क्या धमकी दिया था कि हम आपके गेहूं बंद कर देंगे, 7वां बेड़ा भेज देंगे। तो इंदिरा गांधी ने क्या कही थी? तो नहीं आया ना, कि भारत एक टाइम खाएगा लेकिन इस पर झुकेगा नहीं। तो भारत जानता है कि उनके पड़ोसी देश को, जो उनके दुश्मन है, उनको कैसे काउंटर करना है, लेकिन युद्ध ही सबका सॉल्यूशन नहीं है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और आप ये देखें कि जैसे ही कारोबार बंद हुए थे टमाटर से लेकर हर चीज के लिए, तो वहां पर हाय तौबा होने लगी थी। और तौबा तौबा कर वहां के जर्नलिस्ट ने जिस तरह से अपने दर्द को बयां किया था वो भी सबके सामने है। पानी से लेकर हर चीज, वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो बंद की जा सकती हैं और की भी गई हैं। और बार बार ये बताया गया है कि भाई हमारे सब्र का इम्तिहान ना लें, एक बार अगर हमारे सब ने इम्तिहान देना छोड़ दिया तो फिर हम क्या कर सकते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो एजाज साहब, हमें लगता है कि हमें सब्र से ही काम लेने की जरूरत है और इंटरनेशनली हमें दिखाने की जरूरत है कि हम युद्ध की धरती नहीं बल्कि बुद्ध की धरती हैं। और यही हमारी सखावत है और यही हमें दिखाने की जरूरत है। देखिए, हम बुद्ध के वारिस हैं, हम उनके यही दिखाने की वजह से तो हम हिंदी चीनी भाई भाई करते थे। तो उन्होंने चीनियों ने क्या करा था? पीठ में, कमर में हमारी छुरा भोगा था? नहीं भोगा था। तो क्या आप 1962 की घटना को दोबारा दोहराना चाहते हैं? हम ऐसे ही सॉफ्ट स्टेट बने रहेंगे? कब तक हम सॉफ्ट स्टेट बने रहेंगे? कब तक हम वार सहते रहेंगे? किस दिन वो आएगा जब हम आगे बढ़कर वार करेंगे? सवाल ये है कि एक स्टेट सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हमने हर तरीके से पाकिस्तान को कंसेशन दे दिया। भारत अभी इकोनॉमिकली स्ट्रांग इस प्रकार से है कि एक बड़ा युद्ध झेल पाए। अब बताइए, अभी जो हमारा जो जीडीपी है 5% के आसपास हाँफ रही है, तो क्या भारत अभी इकोनॉमिकली सक्षम है कि एक बड़ा सा युद्ध झेल पाए? आप जानते हैं कि युद्ध के कारण कितने बेरोजगारी होंगे, कितने इकोनॉमी हमारा जो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए हमें। देखिए, जब एकता और अखंडता का मुद्दा होता है, वहां जब ऐसी आएगी, मैंने क्या कहा, भारत आर्थिक रूप से बहुत बड़ी शक्ति है। सन 65 में बाहर आर्थिक रूप से इतना संपन्न नहीं था। 71 में भारत आर्थिक रूप से संपन्न नहीं था। उसके बावजूद भारत ने आगे बढ़ के पाकिस्तान को सबक सिखाया था। अर्थव्यवस्था का समुद्र अर्थव्यवस्था की बात करना है, इसका मतलब ये नहीं कि समुद्र में रवानी नहीं है। भारत आज बहुत मजबूत है। अब हमें इस किसी के तरह से हमें ठहराव की बात नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। नारे को भूल जाते हैं कि हम किसी को छेड़ते नहीं, जब छेड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। और उसका परिणाम आप देखें कि पाकिस्तान को 2 भागों में हमने बांट दिया, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान। अब 4 भागों में बांटने का बहुत अच्छे समय आएगा, किया जाएगा। लगातार ये कहा तो जा रहा है कि भाई अब बात पीओके पे होगी, ये बार बार बताया जा रहा है और पाकिस्तान को बखूबी ये डर है। तभी तो आप देखिए कि लगातार किस तरह से जब से 370 और 35 से हटा है तब से अब तक 3 से 4 बार मुजफ्फराबाद जा चुके हैं इमरान खान, वहां पर जाके तकरीर कर चुके हैं क्योंकि उन्हें अब ये डर सता रहा है। उससे पहले तो कभी नहीं गए, तो उन्हें बखूबी अंदाजा है कि हिंदुस्तान में कितनी ताकत है। हमें दिखाने की जरूरत नहीं है उनको। देखिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, मशहूर कहावत है। धमकी देने का वक्त नहीं है, अब उसको अपनी जो मिशन है उसको जमीन पर उतारने का वक्त है। अब आगे बढ़िए और जो उसने कश्मीर पे कब्जा कर रखा उसको उससे छुड़ा लीजिए। लेकिन वो करेंगे, लेकिन अभी तो आप ये देखें कि अभी कुछ दिन पहले ही, जस्ट 50-55 दिन पहले ही कश्मीर से 370 और 35 से हटा है। अभी वहां पर धीरे धीरे जिंदगी मामूल पर लौट रही है। अभी वहां पर बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है, वहां लोगों का दिल जीतने की जरूरत है। अभी हमारा मकसद अभी कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की आवाम है, अभी पाकिस्तान हमारा मौजू नहीं है। अभी हमें उनकी फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल
बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि होता है और हमें आस्तीन में सांप पालने की जरूरत नहीं है कि हम उनका दिल जीतेंगे। उनको साबित करना है कि वो देश के लिए कितनी श्रद्धा रखते हैं, देश से कितनी मोहब्बत करते हैं। देश में आस्तीन में सांप बैठे हैं, उन्हें भगाने की जरूरत है। कश्मीर से जो अलगाववादी हैं, जो इससे पहले जो पोषित होते थे, उनको वहां से पाकिस्तान भेजने की पहले जरूरत है। पहले हम अपने इंटरनल मैटर जो थोड़ा सा जो लूज पॉइंट है हमारे, उनको ठीक कर ले। उसके बाद पाकिस्तान को जब चाहेंगे उड़ा देंगे। कोई बड़ी चीज। और ऋषि मिश्रा साहब, ये भी तो देखने की जरूरत है कि अभी वहां पर, अभी देखिए कि इस महीने में वहां पर ब्लॉक लेवल के इलेक्शन होने जा रहे हैं, फिर वहां असेंबली इलेक्शन होने हैं, और ये तमाम चीजें, बिजनेस वहां पर बिल्कुल अभी बंद है, ठप है, बच्चे अभी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अभी वहां पर जिंदगी मामूल पर उस तरह से नहीं लौटी जिसे हम ये कहें कि बिल्कुल तमाम चीजें नॉर्मल है। अभी अलग अलग जगहों से कर्फ्यू हटा है, लैंडलाइंस अभी वहां पर खुली है, अभी वहां मोबाइल सर्विसेज जो है, इंटरनेट वहां पर नहीं चल रहे हैं। तो अभी देखिए कि अभी वक्त लगेगा। 70 साल से जो एक चीज चली आ रही थी वो एकदम से हटी है, तो लौटने में भी वक्त लगेगा। तो ऐसे में अभी ये भी देखना होगा रिश्ता कि हमारी प्रायोरिटी कश्मीर है, वहां के लोगों का दिल जीतना है, उन्हें बताना है कि भाई आप उतना ही इस मुल्क का हिस्सा हैं जितना कोई और। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है कि देखिए जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारी सरकार बहुत ही सीरियस है इस मामले को लेके, और इंटरनली बहुत बेहतरीन काम सरकार सोच रही है कि किस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर का जो एक डेडलॉक कुछ दिन पहले हो गया था उसको लाया जाए, और सरकार कर भी रही है। आपको शायद ही कुछ ही जगह ऐसा है जहां 144 लगा हुआ है, और बाकी अन्य जगह जो है हालात सामान्य धीरे धीरे होते जा रहे हैं। आपने सही कहा, स्कूल खुल रही है, टेलीफोन जो लैंडलाइन है उनको खोला गया, धीरे धीरे माकूल माहौल बनाया जा रहा है। हमें वहां पे काम करने की जरूरत है। मैंने आपके चैनल पे कहा कि इसके बाद मैंने अमित शाह से गुजारिश किया है कि ऑल पार्टी मीटिंग भेजा जाए, एक पॉलिटिकल सेटअप तैयार किया जाए, और अब जो ग्रामीण स्तर पर चुनाव आपने जो कहा है उसको सही ढंग से करवाया जाए। लेकिन अभी बहुत से काम जो है वहां जा रहे थे, उन्हें रोक दिया गया, उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। इससे पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें परमिशन दी जाने की, फिर वो वहां पर गए। यही चीज तो भारत की खूबसूरती है, वो पाकिस्तान में नहीं है। हमारे सुप्रीम, यदि किसी को रोका गया तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप जाइए। तो यही भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है बुशरा जी, एक बहुत खूबसूरत चीज है कि विभिन्नता होते हुए भी हम लोगों में एकता है। ये पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान को हम लोगों से सीखना चाहिए कि हम हमारे यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, और हम कैसे मिलजुल के एक साथ रहते हैं। तो ये लोकतांत्रिक स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा खुशनुमा पहलू है। इस चीज को पाकिस्तान को समझना चाहिए। पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल है आप जानती हैं, वहां जो भी अल्पसंख्यक है उसको किस प्रकार से दबाया जा रहा है। तो पाकिस्तान मुस्लिम राग छोड़ के अपने जो उनके हालात हैं उनको सुधारे और एक अच्छे पड़ोसी की तरह रहे। अब भारत यदि अच्छे तरह पड़ोसी की तरह रहेंगे तो भारत से जो बनेगा उनको मदद की जाएगी। बिल्कुल, और ये भी देखना है एजाज साहब के लगातार हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे को इमरान खान हिंदू बनाम मुस्लिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये सिर्फ एक मुल्क का हिस्सा है जिससे एक तरह से जो चीजें थी 370 और 35 से जो था उसे हटाकर पूरे तरीके से उसे हिंदुस्तान में पहले से भी था, लेकिन जो चीजें नहीं थी उनको भी अब शामिल कर लिया गया है। तो क्या आपको लग रहा है कि ये एक उनकी कोशिश है बाहर ये दिखाने की कि क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए ये किया गया है, इसलिए वहां पर लोगों को दबाया जा रहा है? देखिए, मैंने शुरू में भी डिबेट में कहा था कि वो भारत के 18 करोड़ मुसलमानों को भी निशाना बना रहे हैं। उन्होंने आसामियों की बात करी, उन्होंने मॉब लिंचिंग की बात करी, तो वो कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते कि भारत को नीचा दिखाया जाए। लेकिन सारी दुनिया जानती है भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, भारत का एक महान संविधान है, भारत में महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे लोग रहे, तो दुनिया उनकी बातों में फंसती नहीं। लेकिन वो परेशानी पैदा करने, ट्रबल पैदा करने की कोशिश करते रहे और आगे करते रहेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब समय आ गया है कि उनको जवाब दिया जाए। वो 18 करोड़ की मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो मैं उनसे सवाल करता हूं कि क्या उन्होंने सबसे ज्यादा अगर पाकिस्तान बनाने में आगे थे तो उत्तर प्रदेश के मुसलमान थे, दिल्ली के मुसलमान थे। क्या उत्तर प्रदेश दिल्ली के मुसलमान को अपनी नागरिकता देंगे? क्या कभी उन्होंने ऑफर किया? नहीं किया, तो फिर ये ढकोसला करने बंद करें। ठीक है बुशरा जी, एक बात मैं और जोड़ूंगा। अभी भी जो भारत से जो मुसलमान वहां बसने गए उनको अभी भी काफिर कहा जाता है।
तो ये मुहाजिर, काफिर नहीं, मुहाजिर। सॉरी मुहाजिर, सॉरी मुहाजिर, तो मुहाजिर कहा जाता है। काफिर नास्तिक को कहते हैं, काफिर हिंदू को नहीं कहते हैं, काफिर ईसाई को नहीं कहते हैं, काफिर मुहाजिर कहा जाता है। तो आप मुसलमान में भी डिफरेंस करते हैं कि बाहर से आए मुसलमान है, ये पाकिस्तान के मुसलमान है, तो मुसलमान की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देता। वैसे चीन के मुसलमान है तो कोई फिक्र नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के कश्मीरी मुसलमान है तो हमें बहुत फिक्र है। तो ये ढोंग तो वहां पर जाहिर सी बात है चल ही रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस अहम चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।